साथियों, यह सूचना आज 12 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार तैयार की जा रही है और इसमें पेंशन, महंगाई भत्ता, वित्तीय मांगे और वेतन आयोग से जुड़ी नवीनतम व्यावहारिक बातें शामिल है। ध्यान रखें कि यहां बताई जा रही बातें आधिकारिक प्रक्रियाओं और लिखित संवादों पर आधारित है, अफवाहों पर नहीं। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की स्थिति है। जनवरी 2000 निर्धारित करने की मंजूरी दे सकती है। यदि कैबिनेट या सरकारी निर्णय में यह तय होता है तो लागू तिथि 1 जनवरी 2026 के हिसाब से एरियर का भुगतान अपेक्षित होगा। यानी जनवरी, फरवरी और मार्च के 3 महीने का एरियर कर्मचारियों और पेंशनरों के साथ जुड़ सकता है। यह वित्तीय तौर पर बड़े पैमाने पर राहत देने वाला कदम साबित होगा, परंतु अभी तक आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है, इसलिए सभी हितधारकों को आधिकारिक घोषणाओं का इंतजार करना चाहिए। वेतन आयोग विशेषकर 8वें निगाहें टिकी हुई है। कर्मचारी पक्ष द्वारा आयोग को भेजे गए 18 महत्वपूर्ण प्रश्नों और ज्ञापनों के बाद यह प्रश्न उठता है कि आयोग किस चरण में है और कब तक ठोस सिफारिशें सामने आएगी। कर्मचारी संगठनों ने सदस्य सचिव और संबंधित अधिकारियों से निरीक्षण बैठकें कराने का अनुरोध किया है। इस बैठक का उद्देश्य प्रक्रिया की वास्तविक प्रगति और अगला मार्ग स्पष्ट करना है। बैठक की तिथियां अभी अंतिम नहीं हुई है, परंतु यह कहना ठीक होगा कि प्रक्रिया कागजी काम से आगे बढ़कर सिफारिश प्रयासों के अधीन है। कर्मचारियों व पेंशनों के लिए यही मायने रखता है कि केवल वादों तक सीमित रहने के बजाय ठोस वित्तीय सुधार और व्यावहारिक लाभों की रूपरेखा सामने आए। अतिरिक्त पेंशन की आयु सीमा पर भी व्यापक मांग उठी है। वर्तमान नियम के अनुसार 80 वर्ष पूरा होने पर बेसिक पेंशन पर अतिरिक्त 20% की छूट मिलती है, परंतु मांग यह उठी है कि अतिरिक्त पेंशन की शुरुआत 65 वर्ष से होनी चाहिए। प्रस्तावित सुझाव यह है कि 65 वर्ष पर 5%, 70 वर्ष पर 63%, 70 वर्ष पर 15% और 80 वर्ष पर 20% की बढ़। पीछे वास्तविक कारण यह है कि औसत आयु और वृद्धावस्था में स्वास्थ्य व घरेलू खर्च पहले ही बढ़ चुके होते हैं, इसलिए तत्कालिक राहत के रूप में यह कदम पेंशनरों की जीवन गुणवत्ता में वास्तविक सुधार लाने का माध्यम बन सकता है। यदि यह सुझाव स्वीकार हो जाए तो अनेक वृद्ध पेंशनरों को साझा आर्थिक सहायता मिल सकती है। कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि घटाने की मांग भी जोर पकड़ रही है। केंद्र में वर्तमान में यह अवधि 15 वर्ष रखी गई है, जबकि कई राज्यों में 12 वर्ष या उससे भी कम में रिकवरी मान ली जाती है। कर्मचारी पक्ष का तर्क है कि समान परिस्थिति और समान आर्थिक तक होने पर पुनर्भुगतान अवधि को केंद्रीय स्तर पर भी घटाया जाना चाहिए। रिकवरी अवधि घटने से तुरंत सेवानिवृत्त होने पर पूर्ण पेंशन का लाभ जल्दी प्राप्त होगा। इससे जिन पेंशनरों की मासिक आमदनी पहले से कम है उन्हें सकारात्मक असर होगा। यह वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ाने वाला कदम होगा, पर यह भी प्रशासनिक और वित्तीय आकलन का विषय है, इसलिए सरकार की ओर से विस्तृत मूल्यांकन के बाद ही निर्णायक कदम है। मांग करने वालों का कहना है कि पेंशन कोई व्यापारिक आय नहीं है, बल्कि सेवाकाल के बाद जीवन निर्वाह का साधन है, इसलिए इसे आयकर के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। यदि कर से छूट मिलती है तो बुजुर्गों पर आयकर का बोझ घटेगा। दवा खर्च और चिकित्सा आवश्यकताओं के बीच उन्हें कुछ राहत मिलेगी। यह मांग न्यायोचित लगती है और नीति निर्माताओं सूत्र असल महंगाई को पूरा प्रतिबिंबित नहीं कर पाता। बाजार की वास्तविक कीमतों में बढ़ोतरी अक्सर इस गणना में पूरी तरह परिलक्षित नहीं होती। इसलिए सुझाव दिया गया है कि गणना के फॉर्मूले को और अधिक संवेदनशील बनाया जाए ताकि महंगाई के वास्तविक प्रभाव के अनुसार राहत दी जा सके। यदि गणना फॉर्मूला संशोधित होता है तो कर्मचारियों एवं पेंशनरों को मिलने वाली वास्तविक राहत में वृद्धि होगी, परंतु यह तकनीकी और राजनीतिक दोनों जरूरी होगी। पेंशन अनुपात अर्थात
अंतिम आहरित वेतन के मुकाबले पेंशन का प्रतिशत, इसमें भी बड़े सुधार की मांग है। वर्तमान में अधिकांश पेंशन व्यवस्था में 50% प्रारूप प्रचलित है, पर मांग यह है कि इसे 70% कर दिया जाए। तर्क के अनुसार वर्तमान जीवन यापन व्यय और चिकित्सा लागत को देखते हुए 50% पर्याप्त नहीं है। यदि अनुपात सुधारा जाता है तो सेवानिवृत्त लोगों की आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी, पर ध्यान रहे कि इस तरह का परिवर्तन व्यापक भार डाल सकता है। इसलिए वित्तीय वैधानिकता और दीर्घकालिक बजटीय निर्णय लिया जाएगा। 18 महीने के एरियर का मुद्दा अभी भी सक्रिय है। कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच यह चर्चा चल रही है कि अगर 18 महीने के एरियर पर 8% ब्याज के साथ भुगतान किया जाए तो कुल वित्तीय भार क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर सरकार को देना है और उसके आधार पर वैधानिक या न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। यह मामला केवल अंक व रकम का नहीं है, बल्कि उस अवधि के कारण ज्ञापनों और मांगों को आयोग तक पहुंचाने की प्रक्रिया में एक स्पष्ट परिवर्तन किया गया है। अब सभी ज्ञापन, सुझाव और मांगे केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार की जाएगी। स्पीड पोस्ट या सामान्य ईमेल द्वारा भेजी गई प्रस्तुतियों पर विचार नहीं किया जाएगा। सभी हितधारकों को निर्देश है कि अधिकृत वेबसाइट पर जाकर अपना ज्ञापन पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करें। यह व्यवस्था प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने का प्रयास है। जो भी लोग अपनी समस्याओं जैसे पेंशन गणना, टैक्स कम्यूटेशन, मेडिकल सहायता, पारिवारिक पेंशन या वेतन विसंगतियों को आयोग तक पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें इस ऑनलाइन मंच का उपयोग करना चाहिए। व्यवस्थित प्रस्तुतियां और तर्कशील दस्तावेज सिफारिशों में शामिल होने की संभावनाओं को बढ़ाते हैं। कर्मचारी संगठनों और पेंशनर संगठनों ने वेतन आयोग व उच्च अधिकारियों से मिलकर बैठकों की मांग की है। इन बैठकों का मकसद प्रक्रिया की यथार्थ स्थिति को स्पष्ट करना और आगामी कार्ययोजना पर सहमति मिलते हैं तो कई अटकलें समाप्त हो सकती है और कर्मचारी पेंशनरों को भविष्य की योजनाओं के बारे में स्पष्टता मिल सकेगी। लंबी अवधि के सुधारों के अलावा छोटे किंतु तत्काल कदमों की भी मांगे उभर रही है, जैसे कि कमाने वाले सदस्यों के लिए पारिवारिक पेंशन के नियमों में स्पष्टता, मेडिकल पॉलिसियों में सुधार, पेंशन गणना में पारदर्शिता और शिकायत निवारण तंत्र का सशक्तिकरण। ये सभी बिंदु छोटे दिखते हुए भी मिलकर पेंशनरों की रोजमर्रा की समस्याओं का हल कर सकते हैं। इसलिए नीति निर्माताओं से अपेक्षा की जाए वे केवल बड़े घोषणाओं तक सीमित न रहें, बल्कि प्रशासनिक सुधारों पर भी बराबर ध्यान दे। यह आवश्यक है कि कर्मचारी और पेंशनर पक्ष अपनी प्रस्तुतियां तर्कसंगत, संख्या आधारित और प्रभावी ढंग से तैयार करे। केवल भावनात्मक अपील से मामला प्रगति नहीं करता। ऑनलाइन अपलोड किए जाने वाले पीडीएफ में स्पष्ट आंकड़े, खर्चों का ब्यौरा और विस्तृत तर्क शामिल होने चाहिए। इससे आयोग और नीति निर्माताओं को निर्णय लेते समय मजबूत आधार मिलेगा। आपसे विनती है, कर ले, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर अहम अपडेट आपको समय पर मिल सके। सदस्यता लें और खबरों से जुड़े रहिए। सब्सक्राइब कर लें और अपने परिवार के साथ यह जानकारी साझा करें। अगर आप चाहते हैं कि और लोग भी सही समय पर सही समाचार पाए तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। यदि आपको यह रिपोर्ट उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एक छोटा सा लाइक दें, लाइक करके बताएं कि यह जानकारी आपके काम आई, और अगर आपको जानकारी मददगार लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। ध्यान रखें कि सभी आधिकारिक घोषणाएं, कैबिनेट नोट, आयोग के निर्णय और संबंधित विभागों की अधिसूचनाएं ही अंतिम स्रोत होंगी। यहां पर वर्णित संभावनाएं और मांगे उन चर्चाओं और प्रस्तुतियों का सार है जो 12 मार्च 2026 की परिस्थिति में संगठनों और हितधारकों के बीच प्रचलित है। अतः वित्तीय निर्णयों के लिए आधिकारिक दस्तावेजों की प्रतीक्षा आवश्यक है। नागरिक और हितधारक स्तर पर आपकी भूमिका भी अहम है।
यदि आप ऑनलाइन सिस्टम पर अपनी याचिका प्रस्तुत करें, व्यवस्थित और प्रमाणिक प्रस्तुतियां ही समस्या के शीघ्र निवारण में सहायक होंगी। समापन के रूप में यह कहना जरूरी है कि मार्च 2026 का यह दौर निर्णायक हो सकता है अगर डीए पार्टी डीआर वृद्धि आधिकारिक रूप से घोषित होती है और 8वें वेतन आयोग की प्रक्रियाएं सुस्पष्ट रूप से आगे बढ़ती है, तो लाखों परिवारों की आर्थिक दशा पर तेज असर पड़ेगा। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हर महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले जान सकें। तो लाइक कर दें। धन्यवाद। ईपीएस 95 धन्यवाद।